Assalamualaikum everyone. In this video we are going to discuss the exercise of chapter number 3. इस एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं लाइक एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनका मैंने एक स्पेसिफिक पीडीएफ बना के जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी पहले अपने एमसीक्यूज़ की जानिब। सो स्टार्ट करते हैं जी इसे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड ऑर्स हैंड ऑफ अ वॉच इज, कि एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है उसकी जो एंगुलर स्पीड की रेशियो है वो क्या होगी। सो देखिए हमें क्या करना है जी, हमें रेशियो निकालनी है कि इसकी ओमेगा ऑफ मिनट हैंड, इसको MIN लिख लेते हैं, डिवाइड बाय ओमेगा ऑफ और हैंड। ठीक है। अच्छा देखें, जो हमारे पास मिनट वाली जो सुई है आपको पता है कि वो 1 घंटे में जो है ना अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है। ठीक है। सिमिलरली जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे बाद उस पॉइंट पे आती है। तो आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई है वो कंपैरेटिवली तेज़ चल रही है। तो चूँकि मिनट वाली की एंगुलर स्पीड ऊपर है तो इसका जो आंसर है, इस ओवरऑल रेशियो का जो आंसर है वो 1 से ज़्यादा ही होगा। तो जब भी आपको रेशियोज़ निकालने के क्वेश्चंस आएँ, ख़ास तौर पे जब वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हो, तो आपके जहन में एटलीस्ट एक थ्योरेटिकल स्केच बनना चाहिए कि आया इसका आंसर 1 से ज़्यादा होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है। सो खैर हम चलते हैं जिसकी रेशियो निकालने की तरफ। तो देखें ओमेगा हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ भी लिखेंगे 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड। जो मिनट हैंड है उसके लिए हम टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड लिख देंगे और जो ओमेगा ऑफ और हैंड है उसके लिए हम टाइम पीरियड ऑफ और हैंड लिख देंगे। ठीक है। अगर किसी को इस फॉर्मूला के बारे में डाउट है तो मैं ज़रा वो बता देता हूँ। देखें ओमेगा हमारे पास किसके बराबर होता है, थीटा पर यूनिट टाइम, कि कितना एंगल कवर हुआ है 1 सेकेंड के अंदर। तो देखें यहाँ पे जो थीटा है, अगर मैं टाइम को टाइम पीरियड के बराबर कर देता हूँ कि मेरे पास टाइम पीरियड एक चक्कर के जो टाइम है उसके बराबर है, सो एक रेवोल्यूशन में कितना जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कवर होता है, डेट इज़ 2 पाई। ठीक है। क्योंकि अगर एक चक्कर हुआ है तो उसका टाइम पीरियड होगा ना, तो सिंपल वो चीज़ लिखिए। सो अगर आप इसको टाइम पीरियड की टर्म्स में लिखें तो जो ओमेगा का फार्मूला है डेट विल बी 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड। सो अगर आप यहाँ देखें हमारे पास 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो टी ऑफ हॉर हैंड ये ऊपर आ जाएगा और टी ऑफ मिनट हैंड ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। बाकी आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है कि जो और हैंड है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, डेट इज़ 12 आवर्स। 12 घंटे बाद वो जो है ना वो सुई रिपीट होती है। और जो मिनट हैंड है उसके लिए हमारे पास कितना है, 1 आवर। तो यूनिट तो ऑब्वियस सी बात है, रेशियो सेम क्वांटिटीज की रेशियो, तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 12:1। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास 12:1 का है, डेट इज डी ऑप्शन। सेकेंड MCQ पे चलते हैं। अ बॉडी ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, कि एक बॉडी जो सर्कल में ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, तो उसमें क्या होगा आपने बताना है। हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो देखिए आपने पढ़ा होगा इसे सर्कुलर मोशन के अंदर जो पूरी डिटेल में हमारे पास, स्पेशली जो सेंट्रीपिटल फोर्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसकी छोटी छोटी बातें आप चैप्टर को पढ़ के आएंगे तो फिर ही आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो देखें जो हमारे पास बॉडी सर्कुलर मोशन में है उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पीड हमारे पास तो मैग्नीट्यूड एक नंबर है लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन भी है। तो चूंकि हमारे पास हर पॉइंट पे जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। बी ऑप्शन, हैज़ एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, तो देखिए हमारे पास आपको पता है कि जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसके ऊपर एक इनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ ले जाने वाला एक्सेलरेशन। ठीक है। तो जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मतलब कि हम रेडियल एक्सेलरेशन भी उसी का नाम है। ठीक है। सो दैट्स इतना कंफ्यूज नहीं होना, तो उसका एक रेडियल इनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। यस, ये बात सही है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। इज नॉट एक्सेलरेटेड, नहीं ये बात तो कम्प्लीटली गलत है कि उसमें हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन तो उसमें मौजूद होता है जो कि वेलोसिटी में डायरेक्शन के चेंज की वजह से अराइज होता है।
हैज़ एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेंटर होती है, इनवर्ड होती है, दैट्स वाई वी विल चूज बी ऑप्शन। 3.3 पे आए, अ स्टोन एट द एंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। कह रहा है एक हमारे पास स्टोन है, पत्थर है, उसको हमने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और उसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। ठीक है, देखिए वर्टिकल सर्कल से मुराद है ये वाला सर्कल जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ना, अगर मैं उसे ऐसे घुमा रहा हूँ, अगर मैं उसे ऐसे घुमा रहा हूँ सो डैट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो वर्टिकल सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो है ना उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, सो उस तरह से जो है ना उसको हम घुमा रहे हैं। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम व्हेन द स्टोन इज, के स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो मिनिमम कब होगा, जब स्टोन की पोजीशन होगी टॉप पे, हाफ वे डाउन, बॉटम या एनीवेयर इन द सर्कल। सो देखिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं इस फिगर को ही, कि हमारे पास ये कह लें कि एक धागा है, उसके साथ हमने जो है ना एक मैस एम को बांधा हुआ है और ये मैस एम जो है ना ये सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक चीज़ है, इस तरह करते हैं हम सर्कल को जो है ना किसी फिगर के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि जो है एक अच्छा सा जो है ना वो रिस्पॉन्स दे दे। या दैट्स फाइन। इसको पोजीशन इसकी थोड़ी ठीक कर लेते हैं। यस दैट्स ओके। सो ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ना एक बॉडी सर्कुलर मोशन में जो है उसको हमने एक कह लें कि एक फिगर बना ली। अब इसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो स्ट्रिंग में हमारे पास फोर्स पैदा होगी दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हम इसको जो है ना डिफरेंट पॉइंट से बना लेते हैं। एक हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं, ठीक है, एक हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं। मैं सर्कल के कह लें कि जो 4 क्वाड्रेंट्स वाले पॉइंट है वो ले रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अब हर पॉइंट पे तो हम देख रहे हैं। अब यहाँ देखें जी, इधर हमारे पास जो है इस केस में अगर मैं अपर केस की बात करता हूँ, सो इन दिस केस हमारे पास जो मैस है उसका जो मतलब कि उससे वजह जो वेट की फोर्स है वो तो डाउनवर्ड ही होगी, और जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो भी किस तरफ होता है, अलोंग द इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ही होता है, तो वो अलोंग द स्ट्रिंग ही होगा, तो ये भी हमारे पास टी इसी के बराबर है। तो टी और एम जी यानी कि टेंशन और वेट की जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, इन द सेम डायरेक्शन। तो देखें टेंशन और वेट की फोर्स के अलावा इस टाइम इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्सेस ही मिलके नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी, तो बॉडीज हमारे पास जो है ना वो सर्कल में घूमेगी। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी, जब भी हम सर्कल का इस तरह एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हमारे पास वो जो नेट फोर्स है ना वो एटलीस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर जब भी आप सर्कल का एनालिसिस कर रहे हैं आपने इस केस में याद रखना कि जो नेट फोर्स है ना दैट शुड एटलीस्ट बी इक्वल टू एफ सी। तो अदरवाइज अगर वो नेट फोर्स बॉडी पे उसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी नहीं है, वो सर्कल मूव नहीं करेगा। इस केस में नेट फोर्स है वो किसके बराबर आ रही है, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे। आपको बताइए जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में उनको हम ऐड कर लेते हैं। सो टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ सी। अगर आप इस केस में देखें तो टेंशन के ऊपर यानी कि जो स्ट्रिंग है हम उसमें जो टेंशन है उसके ऊपर सबसे कम जोर है, मतलब ये जो टेंशन के लिए सबसे कम टेंशन का पॉइंट ये अपर पॉइंट ही है, क्योंकि इस केस में जो टेंशन की वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस एम जी है। यानी कि इतना टेंशन भी हो कि हम उसको जो है यानी कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर के। इनफैक्ट मैं यहाँ पे जो है ना इसे एम वी स्क्वायर बाई आर से ही लिखता हूँ, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर का जो फैक्टर है ना उसको आप माइनस कर दें वेट के साथ। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी ना फोर्स की उतना टेंशन भी अगर स्ट्रिंग में हो तो बॉडी इस पॉइंट पे सर्कल में घूम ही जाएगी। लेकिन इसका बिल्कुल उलट केस देखने मिलता है डाउनवर्ड पोजीशन के लिए। डाउनवर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, देखें ये बॉडी यहाँ पे, अब ये हमारे पास जो है ना वो स्ट्रिंग है, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग या अलोंग द स्ट्रिंग कह लें। ठीक है, और वेट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही होनी है। इस केस में जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स बन रही है एफ नेट इज इक्वल टू एफ सी। इस केस में नेट फोर्स किसके बराबर है, टी माइनस एम जी, बिकॉज बोथ वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, और एफ सी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के। सो इन दिस केस हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू है
उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करनी है, एम वी स्क्वायर बाई आर का फैक्टर तो चाहिए, प्लस एम जी। तो टेंशन इतना होना चाहिए कि एम वी स्क्वायर बाई आर का फैक्टर भी हो प्लस उसके अंदर वेट का फैक्टर भी है। इतना टेंशन होगा तो बॉडी बॉटम से सेंटर की तरफ जाएगी, अदरवाइज वो सेंटर अपना वो सर्कल में अपनी रोटेशन पूरी या रेवोल्यूशन पूरी नहीं करने वाली। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला क्वाड्रेंट का पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, इस केस में है जी हमारे पास जो ये वाला केस है, मैस हमारे पास वेट डाउनवर्ड और एफ सी इनवर्ड। सो इस केस में अगर आप देखें जो नेट फोर्स हमारे पास है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए वो इस केस में हमारे पास, चूंकि टी भी इसी डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाता हूँ तो टी भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस केस में हमारे पास जो है ना वो टी ही एफ सी के बराबर है। ठीक है, सो इस केस में टी एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है, तो यहाँ पे इफेक्ट। अब अगर आप तीन पोजीशन को देख लीजिए, चौथी के लिए भी टी एम वी स्क्वायर बाई आर, डेट से मैं इसको भी जरा निगलेक्ट कर रहा हूँ। इन तीन पोजीशंस को देखें। पहले केस में अगर मैं इस येलो वाले केस की बात करूं, अगर टेंशन एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है ना तो इतना बॉडी के लिए इनफ है, बॉडी सर्कल में घूम जाएगी। डाउनवर्ड केस में सिर्फ एम वी स्क्वायर बाई आर का फैक्टर नहीं चाहिए, उसमें प्लस एम जी भी ऐड होना चाहिए। और अपर केस में तो बहुत ही आसानी है, उसमें हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी भी करके जो वैल्यू आएगी उतनी भी हमारे पास काफ़ी है, उतना टेंशन भी काफ़ी है बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए। तो आप देखें कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास टेंशन क्या आया है, मिनिमम, और लोवेस्ट पॉइंट पे बिल्कुल बॉटम के पॉइंट पे हमारे पास टेंशन क्या आया है, मैक्सिमम। और इवन ये चीज़ आप एनालाइज भी कर सकते हैं डेली लाइफ फिजिक्स के अंदर। अगर आप देखें, अगर आपने फेरिस व्हील लिया हो तो जब हम बिल्कुल बॉटम पोजीशन पे होते हैं तो वहां से अपवर्ड जाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जोर का पॉइंट वही चाहिए होता है। अगर उस तरह मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन जो है ना फेरिस व्हील का, वो लोअर पॉइंट के लिए लग रहा है। अगर वो उतना टेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहा तो लोअर बॉडी सर्कल पूरा नहीं, अपनी वो वहां से जो है वो सर्कल की मोशन कंटिन्यू नहीं करेगी। ठीक है, तो इस फिगर को ज़रा याद रखना है, ये जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और इस केस में जो है आपने जस्ट 1 मिनट देर हुआ, और ये जो मैंने आपको फोर्सेस का एनालिसिस करवाया है ये भी आपने जो है मतलब इसको माइंड में रखना है, क्योंकि हमने जो है ना आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, सेम उसमें जो है ना यही फिगर हम डिस्कस करेंगे, और इवन उसका आंसर भी काफ़ी हद तक इससे मैच कर ही रहा है। ठीक है, सो ये जो चीज़ है ये मतलब कि ये जो फोर्स एनालिसिस है ये इसका इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट इसको एमसीक्यू के लिए नहीं रखना, इसको जो है ना और शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से इवन इससे डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। जिस तरह बताया कि अगर यहाँ देखें तो हमें सवाल उसने पूछा है मिनिमम का, तो टेंशन जो स्ट्रिंग का मिनिमम है वो कहाँ पे होगा, एट द टॉप। और अगर यही सवाल आ जाता है कि टेंशन स्ट्रिंग का मैक्स कहाँ पे होगा, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता, बॉटम आ जाता है। ठीक है, और ये आ जाता अगर टेंशन कब बिल्कुल एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा जब वो जो है बिल्कुल मिड में जो क्वाड्रेंट के पॉइंट है उसके बराबर है। ठीक है, उसको कोई एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं जी, 3.4 पे आ जाएं। एवरी पॉइंट ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज़, कि एक हमारे पास रिजिड बॉडी है, उसका जो हर पॉइंट है उसमें क्या होगा, ए ऑप्शन सेम एंगुलर वेलोसिटी, यस एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। अगले ऑप्शंस पढ़ते हैं, सेम लीनियर वेलोसिटी, नहीं, जो लीनियर वेलोसिटी के पैरामीटर हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के ऊपर, जिसको हम आर का नाम देते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। सो दैट्स वाई ये सेम नहीं है। सेम लीनियर एक्सेलरेशन, नोप ये भी सेम नहीं है, और सेम लीनियर डिस्टेंस ये भी सेम नहीं है। ठीक है, कैसे थोड़े से इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखें, एक हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको फिगर से बात समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे ना एक बॉक्स ही बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल टाइप, दिस वन। ठीक है, और एक रेक्टेंगल जो है ना हम और बना लेते हैं। अब इसको ना थोड़ा पोजीशन अच्छी सी दे देते हैं। लेट्स से कि ये वाला हमारे पास जो है ना, इसको फोल्ड थोड़ा कहाँ से करेंगे, फोल्ड का यहाँ पे आ नहीं रहा कहीं पे सीन। घुमाने वाला इसका सीन कहीं पे लग नहीं रहा।
सो यहाँ देखें जी, हमारे पास ये बॉडी है जी, उसका एक पॉइंट ये है m1 और उसका एक पॉइंट ये है m2। लेट से ये बॉडी जो है ना ये घूम के इस पॉइंट पे आ गई है, तो ये इसका m1 है और ये बॉडी घूम के इस पॉइंट पे आ गई, ये इसका m2 है। ठीक है, जब बॉडी जो है ना लेट से कि उसने 90 डिग्रीज की रोटेशन ले ली है, एक बॉडी हमारे पास इस पॉइंट से बिल्कुल इस पॉइंट पे आ गई है। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये मैस है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से करीब है, इसके डिस्टेंस को मैं r1 का नाम दे देता हूँ, और ये बॉडी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है इसके डिस्टेंस को मैं r2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो m1 और m2 दोनों का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है ये डिफरेंट नजर भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इस बॉडी को मूव किया है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आया हूं, तो m1 ने भी उतना ही एंगल थीटा ट्रेवल किया है जितना m2 ने किया है, क्योंकि बॉडी तो एक ही है। तो दोनों बॉडी सेम एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन क्या वो सेम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है? s इज इक्वल टू आर थीटा। सो हेयर अगर आप देखें यहाँ पे जो m1 है उसके लिए r1 कम है, तो m1 ने ऑब्वियसली डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है और m2 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सिमिलरली v किसके बराबर है? r ओमेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास, क्योंकि r कम है m1 के लिए, तो m1 के लिए वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी, और m2 की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। सिमिलरली सिंपल बनाने का मकसद ये है कि जो लीनियर क्वांटिटीज हैं वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही हैं कि उसका कितना फासला है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसलिए वो सेम नहीं है, अगरचे एंगल वो सेम ही ट्रेवल कर रहा है। तो एक रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दो डिफरेंट पॉइंट्स का, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, इवन एंगुलर मोमेंटम भी सेम होगा। लेकिन लीनियर हमारे पास जो यहाँ पे क्वांटिटीज हैं लीनियर वाली, इनका डिस्टेंस, इनका स्पीड या इनकी वेलोसिटी या इनका एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या होंगे जी? डिफरेंट होंगे। सो यहाँ पे देख लेते हैं जी, सेम एंगुलर वेलोसिटी, ये बात ठीक है, जो बाकी लीनियर्स वाले पैरामीटर हैं ये बात गलत है। 3.5 पे आए, द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड, कि सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए जो कम से कम स्पीड चाहिए वो हमारे पास क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज अराउंड 8000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3.6 पे है, एन एस्ट्रोनॉट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन अ लार्ज कैप्सूल, कि एक लार्ज कैप्सूल है उसमें एक एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है और वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। देन तो आपने बताना है ही विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल। यस, अब वो जो कैप्सूल, जो अगर वो कैप्सूल ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, इसका मतलब है कि वो फ्री फॉल कर रहा है, तो वो वेटलेसनेस की स्टेट में है। बी ऑप्शन है जी, ही इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। यस, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन है, अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम, कि एक बॉल जिसे हमने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है वो उसके लिहाज से जो है ना स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। क्योंकि देखिए वो जो आदमी ऑर्बिट कर रहा है ना, लेट्स सपोज कि हमारे पास अर्थ है और ये वो कैप्सूल जो है ना वो ऑर्बिट कर रहा है, तो वो उस आदमी का अपना पाथ कर्व है। तो अगर बॉल जो है ना किसी एंगल पे प्रोजेक्ट भी की गई है, तो बॉल जब एंगल पे प्रोजेक्ट की गई है वो ये बॉडी खुद ही वहां से जो है ना वो कह लें कि एंगल पे मूव कर रही है, तो उसके लिए उसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसकी सिंपल से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है एक तरह से रियलिटी मोशन को समझाने के लिए। तो मैं बस में बैठा हुआ हूँ जी, मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, बॉल ऊपर गई, मैंने उसे कैच कर लिया। ठीक है, अब मेरे लिए बॉल की मोशन क्या थी? वर्टिकल मोशन, के बॉल ऊपर गई, बॉल नीचे आ गई। लेकिन जो बाहर बैठा आदमी है, क्योंकि बस आगे को ट्रेवल भी कर रही है, तो बॉल ऊपर भी जा रही है, आगे को डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, तो उसके लिए मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल है, 2 डायमेंशनल मोशन है। दैट्स वाई जो है ना ये वो बात इस केस में कि कैप्सूल में बैठे बंदे के लिए वो मोशन स्ट्रेट लाइन है, हमारे लिए मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। खैर तीनों बातें उसके लिए होल्ड कर रही हैं, सो वी विल गो विद द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 3.7 पे आए, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 2 सेकेंड। ठीक है, उसने 10 चक्कर लगाए हैं 2 सेकंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी बात ठीक है? इट्स पीरियड इज 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। तो देखें
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्वेश्चन तो आप उसको निकाल ही लें। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। तो उसने कितनी रेवोल्यूशंस की हैं, 10 रेवोल्यूशंस की हैं जी 2 सेकंड के अंदर। सो 10/2 हमारे पास आंसर क्या देगा 5 हर्ट्ज। और अगर मैं यहाँ से निकालूँ टाइम पीरियड दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से हमारे पास जो है 1/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0.2 सेकेंड। तो आप देख लें कौन सा मैच कर रहा है, टाइम पीरियड 2.0 हमारा 0.2 आंसर है, तो दैट्स वाई ये आंसर मैच नहीं कर रहा। टाइम पीरियड 20 ये भी नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज यस ये मैच कर रहा है, तो ये आंसर ठीक है। 0.2 तो ये भी गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं 3.8 पे। अ मैन इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ। कि एक आदमी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर बैठा हुआ है वो वेटलेसनेस की स्टेट में है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, उसने हाफ कंप्लीट कर दिया कि जो अट्रैक्शन की फोर्स उसके ऊपर अर्थ लगा रही है ना, वो किससे बैलेंस हो रही है, इज बैलेंस्ड बाय जीरो एट द पोल। खैर मैं सारे ऑप्शन पढ़ देता हूँ कि पोल पे जीरो है, नहीं। बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मून, ये भी नहीं। इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वाली बात सही है कि हमारे पास जो अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स है ना, वो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। दैट्स वाई जो है ना उसके वहाँ पे जो है रिजल्टेंट ग्रेविटी, नेट ग्रेविटी कह लेंगे जीरो है, तो वो वेटलेसनेस की स्टेट में है। डी ऑप्शन नॉन इफेक्टिव, तो ये भी गलत है। 3.9 पे है। अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ग्रेस्ड फ्रॉम द नेक, कि एक सोडा वाटर की बोतल है, कोई भी आप नॉर्मल जो कोला नेक्स्ट की बोतल है आप उसको अज्यूम कर सकते हैं कि उसको हमने ग्रेस्प किया है नेक से, उसको मतलब कि जो है हमने उसकी नेक से पकड़ लिया। एंड स्वंग ब्रिस्कली इन अ वर्टिकल सर्कल, उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। विच पोर्शन ऑफ द बॉटल डू द बबल्स कोलेक्ट, तो ज़्यादा बबल्स जो है वो उसमें किस तरफ बनेंगे। तो देखिए इसमें सिंपल सी हमारे पास देखें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है एक हम वाटर बॉटल को सोडा वाटर बॉटल को जो है ना, वाई आई एम सेइंग वाटर, सोडा जो सोडा ड्रिंक की जो बोतल है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है उसको कुछ नॉर्मली जो है ना वो ऐसे होती हैं कि नेक से जो है ना वो ज़रा टाइट और वहाँ से ज़रा खुली होती हैं, ठीक है। सो अगर आप इस केस में देखें, अगर मैं इसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल में जब मैं इसे घुमाऊंगा तो उस केस में इसके ऊपर जो है वो क्या लगनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसे लाइक जो कि टुवर्ड सेंटर होगी, FC इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो जो बबल्स हैं उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना उसे टुवर्ड सेंटर लेके जाएगी। इस वजह से जो है ना हमारे पास जो ज़्यादा बबल्स हैं वो किस तरफ कलेक्ट होंगे, नियर द नेक ऑफ द बोतल, ठीक है। अगर मैं उसे यहाँ से पकड़ा उसको यहाँ से घुमा रहा हूँ तो जो ज़्यादा बबल्स हैं वो जो बोतल की नेक है उसके करीब बनने हैं। 3.10 है जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, कि जो एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ए ऑप्शन मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यही हमारे पास मेन फैक्टर है। जो आई है वो किसके बराबर है जी, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n MI/RI², ठीक है। सो इस केस में हमारे पास जो है ये सिर्फ सिंपल मैस और एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासले पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है मैस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ठीक है। आपने वो चीज़ पढ़ी होगी कि हमारे पास स्फीयर के मैस के लिए 2/5 mr² है, सिंपल किसी रिंग के लिए mr² है। तो इसका ज्योमेट्री की शेप पे जो है ना काफ़ी इफेक्ट है, कि ज्योमेट्रिकल शेप चेंज होने से जो है ना ये जो फैक्टर है हम साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई ऐड कर रहे हैं फैक्टर, ये बेसिकली जो है ना हम उसकी इंटीग्रेशन से निकालते हैं कि इस उस बॉडी की शेप के लिहाज से इसकी जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है। सो इसलिए जो है ना प्रैक्टिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस भी डिपेंड करती है, मैस ऑफ बॉडी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिपिटेशन। सो ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास सही है। बाकी वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम इन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता। सो दीज वर द MCQs। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट, विल द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ दीज पार्टिकल्स बी आल्सो कांस्टेंट। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटीज जो हैं वो डिफरेंट पार्टिकल्स की, एक ही रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स की कांस्टेंट है, सेम है, तो क्या उनकी
लीनियर वेलोसिटीज भी सेम होंगी। तो देखिए हमने यही चीज़ अभी डिस्कस की थी ड्यूरिंग एमसीक्यूज के, अब देखिए मैंने आपको ये भी एग्जांपल दी थी कि एक हमारे पास जो है रिजिड बॉडी है, उसको मैंने एक डिस्टेंस ट्रेवल करके एक पॉइंट से यहाँ पे ले आऊँ। लेट्स सपोज मैंने उसे 90 की रोटेशन दी है, तो ये उसका हम 2 पॉइंट लेते हैं, ये उसका m1 है एक हिस्से का मैस, ये उसका m2 है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का मैस m1, इसका m2, जब मैं इसको मूव करके यहाँ से यहाँ पे लेके आया तो दोनों ने सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है। लेकिन क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया? ऑब्वियसली नहीं, m1 ने कम ट्रेवल किया है, m2 ने ज़्यादा किया। उसकी वजह क्या है कि s किसके बराबर है? r थीटा के। तो थीटा अगर ये सेम है, चूंकि दोनों का r डिफरेंट है, r यहाँ पे क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर से फासला, तो जिसका r ज्यादा उसका डिस्टेंस ज्यादा। सेम यही रूल स्पीड के लिए, v इक्वल टू आर ओमेगा। अगरचे ओमेगा एंगुलर स्पीड सेम है, बिकॉज दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम एंगल कवर कर रहे हैं इन द सेम टाइम, लेकिन चूंकि जो दूर वाला पॉइंट है उसका r ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, एज उसने सेम डिस्टेंस, एज उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम टाइम के अंदर। तो इसलिए जिसका r ज्यादा उसका s भी ज्यादा, उसकी v भी ज्यादा, ठीक है। सो इस केस में हम कहेंगे जी, इसका आंसर एक दफा रीड कर लेते हैं। सो आंसर है जी हमारे पास कि नो, द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स विल नॉट बी द सेम, कि जो लीनियर वेलोसिटी वो सेम नहीं होंगी। आगे आप लिखेंगे इसकी रीजन, इन अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ईच पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कल विद लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगरचे ओमेगा कांस्टेंट भी है लेकिन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। तो जिसका जो है ना सो द पार्टिकल्स फार्दर फ्रॉम द एक्सिस हैव हायर लीनियर वेलोसिटीज, कि जो पार्टिकल्स एक्सिस से दूर है उनका डिस्टेंस जो है ज़्यादा, वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे और उनकी जो है स्पीड भी कम ज़्यादा ही होगी। आगे आपने ये फिगर बना देनी है, एक हमारे पास कोई रफ सी शेप बनाए, उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर m1 m2 m3 ले लें और उस बॉडी को घुमा दें। आगे आपका पॉइंट खुद ही वैलिड समझा जाएगा। 3.2 पे आए, अ लोफ ऑफ ब्रेड इज लाइंग ऑन अ रोटेटिंग प्लेट, कि एक रोटेटिंग प्लेट है उसके ऊपर जो है ना कोई ब्रेड का पीस पड़ा हुआ है। अ क्रो टेक्स अवे द लोफ ऑफ ब्रेड, के एक कौवा आता है और वो ब्रेड का पीस ले जाता है। एंड द रोटेशन ऑफ प्लेट इंक्रीजेस, तो प्लेट की जो घूमने की रफ्तार है वो ज़्यादा हो जाती है। वाई? तो सिंपल सी बात है, प्लेट पे वजन कम हुआ है तो उसका जो है ना वो ऑब्वियसली उसकी स्पीड, घूमने की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। बट ये तो एक लेमैन का आंसर है। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आपने जो है अपने आंसर को जो है वो स्ट्रेंथन करना है इक्वेशंस के थ्रू, टर्म्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, अच्छी सी कोई डायग्राम बनाएं, ठीक है, कोई इक्वेशंस वगैरह, कोई ग्राफ बनाएं जिससे आपका पॉइंट वैलिड हो। तो हम यहाँ पे किसको यूज़ करेंगे जी? हमको पता है कि नेचर में एक चीज़ है जिसे वो कांस्टेंट रखना चाह रही है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के लिए ओमेगा और आई में क्या है? इनवर्स रिलेशन। तो जब प्लेट घूम रही थी, ब्रेड का पीस पड़ा हुआ था, प्लेट का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, परिंदा आया, वो जो है ना वो ब्रेड का पीस ले गया, तो उससे मैस कम हो गया। मैस कम होने से क्या हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा ही हो जाएगी। तो सिंपल सी रीज़न है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, आगे चलते हैं। वाई डू वी टम्बल व्हेन वी टेक अ शार्प टर्न विद लार्ज स्पीड, कि जब हम एक शार्प टर्न ले रहे हैं, एक स्पीड पे मूव कर रहे हैं, तो हम जो है टम्बल करते हैं, लड़खड़ाते हैं। इसकी वजह क्या है? तो देखिए, कोई भी बॉडी जो है ना वो अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट को कॉन्टिन्यू रखना चाहती है। वही हमारा जो हम पहले से पढ़ते हैं 9th क्लास से, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, कि एवरी बॉडी जो है डेट वांट्स टू कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। तो अगर हम पहले स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है कहती है मैं स्ट्रेट लाइन में रहूँ। अगर मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। सो अगर तो वो फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हम सर्कल में घूमेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है नहीं तो हम बाहर को जा रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा जो है हम अपना बैलेंस लूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा टंबल कर सकते हैं। टंबल किस डायरेक्शन में करेंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी ना होने की सूरत में। 3.4 पे आए, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट। क्या एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो आपने बताना है कि उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। सो देखें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे पास किस स्टेट में होता है? वेटलेसनेस की स्टेट में। तो वहां पे जो जी की वैल्यू है वो इफेक्टिवली क्या होगी? 0 होगी। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है? T इक्वल्स टू 2π√L/g। सो यहाँ पे जी की वैल्यू इफेक्टिवली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसकी वजह से हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो क्या आएगा? इन्फिनिट आएगा।
अब इन्फिनिट टाइम पीरियड बता क्या रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे पास पेंडुलम है वो मूव ही नहीं करेगा, मतलब उसको आपने जहां पे आगे छोड़ा है वो उधर ही रहेगा, क्योंकि वो नीचे तो आ रहा है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। जब इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो है तो वो हमारे पास वेटलेसनेस की स्टेट में होगा। दैट्स वाई जो है जब वो घूम ही नहीं रहा, वो रेवोल्यूट ही नहीं कर रहा, तो उसका एक रेवोल्यूशन पूरा करने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू इन्फिनिट। 3.5 पे आए, इज द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड, कि एक हमारे पास जो है सैटेलाइट है वो ऑर्बिट मूव कर रहा है तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म है, ये एक्सेलरेशन वाली है, एक्सेलरेटेड है। तो देखिए सैटेलाइट अगरचे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि स्पीड में तो यूनिफॉर्म है, इज यूनिफॉर्म इन स्पीड, लेकिन जो मोशन है उसमें वो क्या है, एक्सेलरेटेड ही है। डायरेक्शन जो हमारे पास, क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है ना उसकी वजह से, तो डायरेक्शन के चेंज की वजह से वो हमारे पास एक्सेलरेटेड तो है, क्योंकि उसके ऊपर जो है सर्कल में उसको मूव करने के लिए जो नेसेसरी एक्सेलरेशन चाहिए दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके मैं पॉइंट्स को रीड कर देता हूँ। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट द स्पीड, जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो मुसलसल चेंज हो रही है। ये जो डायरेक्शन का चेंज है ना वो एक एक्सेलरेशन को अराइज करता है, डेट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो किसके बराबर है, v²/r के, और यही आपका जो है ना यहाँ तक फाइनल आंसर हो जाएगा। 3.6 पर आए, what are the advantages that radian has been preferred over the SI as SI unit over the degrees। ठीक है, आई गेस थोड़ी स्टेटमेंट मैंने अजीब सी लिखी हुई है कि एक दो वर्ड्स आगे पीछे हो गए होंगे, तो बुक से इसको देख लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, हाँ, दैट रेडियन हैज़ बीन प्रेफर्ड, जस्ट एक थोड़ा सा इंग्लिश के जुमले का जो है ना वो फ़र्क रह गया। बहरहाल जो मेन क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि हम एंगल का यूनिट नॉर्मली डिग्रीज काफ़ी देर से पढ़ते आए हैं, सो ऐसे यूनिट में जो है ना हम डिग्रीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रेडियन को क्यों चूज़ किया। सो देखें ऐसा यूनिट जो है ना उनका जो स्टैंडर्ड चूज़ किया जाता है वो काफ़ी फैक्टर्स को देखने के बाद कि किन इक्वेशन में कौन ज़्यादा फिट आ रहा है, कौन नेचुरल फिट है फिजिक्स के अंदर, हम उसको चूज़ करते हैं। सो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको चूज करने की रीजन थी डेट वाज कि ये एक हमारे पास प्योर रेशियो थी। आपने पढ़ा हुआ फार्मूला थीटा इज इक्वल टू s/r। सो ये हमारे पास सरकमफेरेंस की या कह ले कि आर्क लेंथ की और रेडियस की रेशियो थी, तो दो लेंथ की रेशियो थी, और डेट्स वाई जो है ना इसको कि एक सिंपल रेशियो इसको प्रेफर किया गया, क्योंकि ये फार्मूला डिग्री में काम नहीं करता। जब हमने इसको ड्राइव किया s इज इक्वल टू r थीटा, ये बात आपने याद रखनी है, ये हमेशा कब होल्ड करेगा, जब हमारे पास जो है एंगल रेडियन में, ये डिग्री पे तो अप्लाई नहीं होता। अगर आपको एंगल डिग्री में दिया गया, आपने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना फिर इसको यूज़ करना है। दूसरा, जितनी भी रोटेशन इक्वेशन जो इससे ड्राइव होती हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा से, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इनमें भी हमारे पास जो है वो एंगल रेडियन में ही होगा, तभी जो है ना वो आंसर सही आएगा। सो ये भी एक रीज़न थी। तीसरा जो हमारे पास कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स है, ये हायर फिजिक्स जो है जो उसकी बात हो रही है, इसमें जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है एक ऑपरेटर d/dt, असल में हम जिसको जो है ना डेल्टा/डेल्टा टी कहते हैं, चेंज ओवर चेंज इन टाइम, वो बेसिकली है डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस चेंज, लिमिट थीटा अप्रोच या टाइम अप्रोच टू जीरो और डी बाय डेल्टा और समथिंग। सो इस ऑपरेटर को कहा जाता है डेरिवेटिव। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको जो है ना वो मैथ में पढ़ लेंगे, लेकिन मैथ में भी जो है ज़्यादातर इसको मैथमेटिकली पढ़ाया जाता है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कम ही जो है वो सिलेबस में डिस्कस होती है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि एक आपके पास एक्स्ट्रा शॉर्ट का पॉइंट बन जाए, बिकॉज बोर्ड के क्वेश्चंस में जो है ना जब आपने आंसर लिखना होता है, सो एग्जामिनर की कोशिश होती है कि यार वो एक ऐसा आंसर देखे जिसमें ज़्यादा इक्वेशंस हो, मतलब कि इंग्लिश तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये हंसबे जायका ही हो, बस पूरी पूरी लिखी हो, आपका काम चल जाएगा। इक्वेशंस आपको बचाती हैं, फिगर्स आपको बचाती हैं, तो डेट्स मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए कि बड़े जो मेजर कैलकुलस के फार्मूलाज हैं वो भी तभी चलते हैं जब हमारे पास एंगल जो है ना वो रेडियन में होता है। सो इसलिए जो है ना जो रेडियन है उसको एंगल का ऐसा यूनिट प्रेफर किया गया एज कम्पेयर टू डिग्री के। 3.7 पे है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वन रेवोल्यूशन, कि एक कंप्लीट चक्कर के लिए जो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है और एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या वैल्यू होगी। कंप्लीट चक्कर से मुराद क्या है कि बॉडी ने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वो उसी पॉइंट पे आ गई है, तो चूंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेट विल बी जीरो, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। सिमिलरली
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, सेम पॉइंट पे आके रुक गया, तो वी आई और वी एफ सेम होने की वजह से जो उसका एवरेज एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ तक आपका आंसर काफ़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख दिया है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये बेसिकली हमारे पास हमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बिकॉज हमने इसको एवरेज किया है ओवर टाइम। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर्कल का एक्सेलरेशन, जो बॉडी सर्कल मूव करी वो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, ये जस्ट एक तरह से उसके एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की एवरेज है। सो ये कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, किसी एक पॉइंट पे जो उसका एक्सेलरेशन है वो बराबर है वी स्क्वायर बाई आर के। ये चीज़ जो है ना ये आपने याद रखनी है कि मैंने सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया कि जो ऊपर जीरोज आंसर आ रहे हैं वो एक एवरेज है ओवर टाइम, बट जो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, एक लम्हे का जो एक्सेलरेशन है वो इस फैक्टर से ही गवर्न होता है। नेक्स्ट है जी 3.8, इन अ रेन स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड, के बारिश हो रही है जी और बड़ी तेज हवा चल रही है। व्हाट डिटरमिन्स द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला, तो जो छाता पकड़ने की जो है ना वो बेस्ट पोजीशन जो है ना वो क्या चीज़ डिटरमिन करेगी। सो देखें बेस्ट पोजीशन जो है वो क्या बताएगी, जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन वो बताएगी कि छाता पकड़ने की करेक्ट पोजीशन क्या है। देखें अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बारिश जो है ना एक एंगल पे हो रही है। नॉर्मली जो बारिश आसमान से आ रही है वो तो बिल्कुल वर्टिकल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी फिगर के वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, और हवा की वजह से उसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो गया, ठीक है। तो ये उसकी नेट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन बन गई है। इससे बिल्कुल ऑपोजिट आपने जो है ना वो छतरी की डायरेक्शन रखनी है, तो फिर आपकी जो है ना वो क्या होगी, करेक्ट पोजीशन होगी। सो यही हमारे पास जो इसका आंसर है कि रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन स्टिल एयर, कि अगर हवा नहीं चल रही तो रेन बिल्कुल सीधी आएगी, लेकिन जब हवा चल रही होती है तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी एंगल पे गिरती है। तो वो आपने जो है ना बिल्कुल उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट जो है ना जो है छाता पकड़ना है ड्राई रनिंग के लिए। 3.9 पे है, ठीक है। ये हमने फिगर डिस्कस की थी ड्यूरिंग MCQ। आई होप के जो है ना आपको ये फिगर क्लियर होगी। तो एक दफ़ा फिर इसके जो है ना वो क्वेश्चन से इसको एनालाइज कर लेते हैं कि अ बॉल इज जस्ट स्पॉटेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, कि एक बॉल है, लेट्स सपोज कि हमने ये स्ट्रिंग है, धागा है, उसको हमने जो है ना वो बांधा हुआ एक बॉल के साथ। तो अब तक तो धागा बिल्कुल उसने बॉल को होल्ड किया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने इस बॉल को रोटेशनल मोशन दे दी, इफ़ इट इज़ व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, इसको हमने सर्कल में घुमा दिया, इट ब्रेक्स, ये टूट जाता है। एक्सप्लेन वाई, तो आपने बताना है वजह क्या है। तो देखें जी, इनिशियली तो हमारे पास जो इसमें टेंशन T है वो किसके बराबर है, इसके वेट mg के बराबर है, T इज इक्वल टू mg, तो वो जो है ना वो होल्ड कर रहा होता है। बट जब आप इसको सर्कल में घुमाएंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स पे इसके टेंशन की डिफरेंट वैल्यू है। इस तरह देखें, इस केस में टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाई आर के, ओके। इस केस में ज़रा कम है, mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg, बिकॉज आपको मैंने बताया था यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगी, नेट फोर्स fc के बराबर है। चूंकि इस केस में mg और t सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स t प्लस mg है, तो टेंशन की वैल्यू मिनिमम आएगी क्योंकि mg वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। चलिए अब तो धागे का जोर और कम लग रहे हैं, लेकिन अगर आप लोएस्ट पॉइंट पे हैं तो लोएस्ट पॉइंट पे यही mg का फैक्टर ऐड हो जाता है, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg। सो टेंशन की जो वैल्यू है जो कि इनिशियली सिर्फ mg के बराबर थी, उसमें mv स्क्वायर बाई आर का फैक्टर ऐड हो गया बॉटम पॉइंट के लिए एटलीस्ट। तो चूंकि टेंशन जो है ना वो बढ़ चुका है, इसलिए जो है ना वो जो स्ट्रिंग है उसके ब्रेक करने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, डेट्स वो ब्रेक कर जाता है अगर वो ब्रेक करता है तो, अदरवाइज अगर मजबूत है फिर तो कोई मसला नहीं। इसका आंसर एक दफा रीड कर लेते हैं। व्हेन द बॉल इज हैंगिंग, जब बॉल आर्म हैंग कर रही है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट, ओके, टी mg के बराबर है, नो इशू। हाउएवर व्हेन द बॉल इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल स्पेशली एट द लोएस्ट पॉइंट, खास तौर पे लोएस्ट पॉइंट की बात हो रही है, द स्ट्रिंग प्रोवाइड बोथ द वेट ऑफ द बॉल एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो वेट प्लस fc के बराबर होगा तो जो है ना वो बॉडी सर्कल में घूमेगी। दैट्स वाई टेंशन की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है ड्यू टू एडिशनल फोर्स, और जो उसकी लिमिट ज़्यादा उस पर अप्लाई की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं 3.n के ऊपर। हाउ इज द सेंट्रीपिटल फोर्स स्प्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए मैंने आपको जो है ना बाकी मेरा प्लान ज़रूर है कि इंशाल्लाह हमने जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद चैप्टर के जो इनर लॉन्ग क्वेश्चन है उनको वन बाय वन डिस्कस करना है, हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनानी है, ठीक है। तो मैं बताने ही लगा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है, ठीक है।
ये एक फोर्स है जो कि बॉडी को सर्कल में रखती है। अब कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है, बस उसका काम क्या है कि वो सेंट्रीपिटल वो से सर्कल में घुमाए। तो बेसिकली ये फोर्स का एक रोल है। तो डिफरेंट बॉडीज जो सर्कल में है उनके लिए डिफरेंट फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर देती हैं। जिस तरह उसने ये सवाल यहाँ पे किया हुआ है कि अगर एक सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है तो उसको कौन सी फोर्स जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इवन अब सैटेलाइट अर्थ के इर्द घूम रहा है, ये भी एक पूरा जो है डिस्कस करने वाली चीज़ है कि भाई उसको हमने कैसे सिर्फ एक वेलोसिटी दी उसमें घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें डिस्कस करने वाली है, वेटलेसनेस की स्टेट कैसे आती है। सो इंशाल्लाह प्लान में है और हम इसके ऊपर वीडियोस भी लाने वाले हैं जल्दी। खैर ए ऑप्शन है जी, सॉरी ये क्वेश्चन है जी, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, तो उसे कौन सी फोर्स सर्कल में रखे हुए है। तो दैट इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। आगे आपने जो यहाँ पे न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। बहुत बेसिक सा है, रीड कर लीजिएगा। अ कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, के कार टर्न ले रही है तो कौन सी फोर्स जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सो बेसिकली वो फ्रिक्शन की फोर्स है। हाँ, तभी तो हम बैंक करते हैं जो रोड है, जो बेसिकली जब सर्कल की फॉर्म में, सर्कल पूरा तो नहीं मतलब एटलीस्ट जो है ना कर्व रोड होता है, तो हम यहाँ से जो रोड थोड़ा सा उठा देते हैं। उस उठाने का मेन मकसद क्या है कि हमारे पास जब गाड़ी है जब वो टर्न ले रही है तो उसको जो है ना वो ग्रेविटी की वजह से भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। लेकिन अगर लेवल रोड की बात करें, जो कि उसने लिखा भी हुआ है कि अगर सिर्फ लेवल रोड है तो फ्रिक्शन की फोर्स ही है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और सी ऑप्शन है जी, धागे को बांधा हुआ है, तो जो धागा है उसको जो है ना वो जो धागे से बांधा हुआ स्टोन है उसको तो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वही प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये बात याद रखनी है, ये सिर्फ ट्रू है हॉरिजॉन्टल के लिए, एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अगर वर्टिकल सर्कल है तो जिस तरह यहाँ पे डिस्कस किया गया कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टी की वैल्यू होगी, तो वो बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। सो ये थे जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की जानिब। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ लेज़र बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून, कि एक लेज़र की बीम है उसे हम जो है वो ज़मीन से चांद तक भेज रहे हैं। द बीम स्प्रेड्स ओवर अ डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर एट द मून सरफेस, कि जो उसने मून की सरफेस पे जो उसका फैला हुआ है ना बीम का, आपको पता है जब लेज़र बीम आपने फेंकी तो जब इतनी दूर तक जो है वो डायरेक्ट कर रही है तो वो यहाँ से डाइवर्ज करना शुरू कर जाएगी। तो कह रहे वो जितनी डाइवर्ज हुई है ना, जो उस सर्कल का रेडियस है वो है उस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 2.50 मीटर। व्हाट इज द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम, तो आपने ये बताना है कि जो बीम है उसका जो डाइवर्जेंस एंगल है वो क्या होगा। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस, तो आपको जो है वो डिस्टेंस जो है उसने वो दे दी है। सो इसको हम जरा पिक्चर में थोड़ा सा ज्यूम कर लेते हैं। सो देखें ये हमारे पास जो है ना अर्थ से हम एक लेजर बीम फेंक रहे हैं मून की तरफ, ठीक है। सो हमें ये एंगल थीटा निकालना है। उसने हमें जमीन से चांद का डिस्टेंस भी दे दिया है। सो वो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, वो रेडियस बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस सारे को एक सर्कल एज्यूम कर ले, सो जो इतना फासला है वो हमारे पास आर के बराबर हो जाएगा। थीटा हमें निकालना है और एस हमारे पास क्या होगा, वो ये डायमीटर होगा जो कि ये बीम बना रही है। सो देखें हमारे पास बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 3.1। तो देखें एस हमारे पास किसके बराबर होगा, डेट इज 2.50 मीटर, ठीक है, जो कि वो मून के ऊपर जो है उस सर्कल का डायमीटर है। और जो डिस्टेंस है अर्थ से मून का वो कितना है, 3.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो यहां से थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू एस बाय आर। और इधर आप वैल्यूज पुट कर लें और आंसर निकाल लें, ठीक है। मैं वैल्यूज पुट करके आंसर भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सो 2.5 डिवाइड बाय 3.8 इंटू 10⁻⁸। सो ये हमारे पास आएगा 6.57 इंटू 10⁻⁻⁹। और आपको पता है कि ये जो फार्मूला है ये आंसर किस में देता है, रेडियन में। सो यहाँ पे जो एंगल का जो यूनिट है वो बेसिकली क्या होगा, डेट विल बी रेडियन। सो नेक्स्ट जो है वो चलते हैं
अच्छा, इसमें देखिए उसने राउंड ऑफ किया हुआ है, सो आप यहाँ पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, डेट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 2 ही हैं, 3.8 मतलब यहाँ 2 तक ही जा रहा है, सो आपका आंसर भी यहाँ तक ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सो 6.6 जो है डेट इज़ अ गुड अप्रोच, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करते हुए इसका आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं। 3.2 पे आ जाएं। सो 3.2 को रीड करते हैं जी। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, कि एक जो कार है वो 108 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से मूव कर रही है। इफ इट्स व्हील हैज डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, तो जो कार का व्हील है उसका जो डायमीटर है ना वो हमें कितना दिया हुआ है, डेट इज 60 सेंटीमीटर। तो आपने बताना है एंगुलर स्पीड किसके अंदर, रेडियन पर सेकंड में और रेवोल्यूशन पर सेकंड में। सो काफ़ी सिंपल सा है, देखें जी 3.2 में हमारे पास v इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि जो स्पीड का ऐसा यूनिट है डेट इज मीटर पर सेकंड, तो आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेना है। सिंपल आपने इसको 3.6 से डिवाइड कर देना है, या अगर हम बेसिक कन्वर्जन देख लें तो वो वही बनती है कि किलोमीटर 1000 मीटर, तो 1000 यहाँ पे मीटर आ जाएगा, और पर आवर तो यानी कि डिवाइड बाय 3600 सेकेंड, ठीक है, जो कि 3.6 ही बनता है। तो वो मैंने मतलब एक तरह से शॉर्टकट वे में बोला कि आप इसको डायरेक्ट भी 3.6 से डिवाइड कर दें। सो 108 डिवाइड बाय 3.6 यू विल गेट 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें जो है उसने रेडियस जो है वो दिया हुआ है टायर का, ठीक है। देखें जी उसने जो कि हमें डायमीटर बताया है तो हम इजीली उससे रेडियस निकाल सकते हैं। सो रेडियस हमारे पास क्या होगा जी, डायमीटर का हाफ। सो अगर डी हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, मैं 60 सेंटीमीटर को डायरेक्ट मीटर में लिख रहा हूँ 0.60 मीटर, इसको 2 से डिवाइड कर दें। सो हमारे पास जो रेडियस है वो 0.3 मीटर आ जाएगा। सो यहाँ से आपने स्पीड निकालनी है, सो डेट इज सिंपल, आप यूज करेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो इधर से हमारे पास जो है ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, v ओवर आर के। सो वेलोसिटी हमें दी हुई है 30 और रेडियस जो है वो हमें दिया हुआ है 0.3। सो 30 बाय 0.3 करें तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 0.3, सो यू विल गेट 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन उसने हमें कहा है कि आपने रेवोल्यूशन के अंदर भी निकालना है। सो देखें जी हमारे पास एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियंस। तो अगर आपने रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है सो आपने इस नंबर को 2 पाई से डिवाइड कर देना है। सो 100 ओवर 2 पाई, ये आपका आंसर होगा रेडियन पर सेकेंड, सॉरी रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, ठीक है। 100 बाई 2 पाई 2 पाई के पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। आई गेस के ये आपके पास जो है यहाँ पे 16 तक ही बनेगा, क्योंकि 2 इंटू 3.6 3.14। सो ट्राई कर लेते हैं। सो 2 इंटू 3.1416 पाई की वैल्यू, सो ये हमारे पास 15.9 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके डेट इज 16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी 3.3 की तरफ। सो 3.3 न्यूमेरिकल है जी, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। सो देखें जी ये हमारे पास आरपीएम की वैल्यू है, रेवोल्यूशन पर मिनट। सो ये उसका हमें क्या दिया हुआ है, ओमेगा, एंगुलर स्पीड दी हुई है, ठीक है। ऑन स्विचिंग ऑफ, जब आप मोटर को बंद करते हैं, इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड। जब मोटर को बंद करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होगी और इवेंचुअली वो 20 सेकेंड के अंदर जो है रेस्ट पे आ गई है, यानी कि 20 सेकेंड बाद जो उसकी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 रेडियन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इफ द एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, कि अगर तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो अगर वो यूनिफॉर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। तो आपने ये निकालना है कि उसने कह लें कि जब वो रुकी है तो कितना उसने जो है ना, कितने उसने रेवोल्यूशन पूरे किए हैं, ठीक है। सो देखिए इसमें ना एक चीज़ है कि या तो आप इसको ऐसे यूनिट्स में निकालें, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे करते क्या हैं, जो कि मोस्टली बुक्स भी फॉलो करते हैं, तो बच्चे तो वही फॉलो करते हैं जो टीचर्स करवा रहे हैं। सो वो करते क्या हैं जी, ओमेगा दिया हुआ है आरपीएम के अंदर रेवोल्यूशन पर मिनट में, तो पहले उसको वो करते हैं रेडियन पर सेकंड में, फिर उससे वो रेडियन में आंसर निकालते हैं, फिर रेडियंस के बाद रेवोल्यूशन में जाते हैं, ठीक है।
ये भी अप्रोच सही है, लेकिन अगर आपको आंसर देखें आप, तो उसने आपको वेलोसिटी दी ही किसके अंदर है, आरपीएम के अंदर, पर मिनट के अंदर। तो आप यूनिट सेम करें, आप टाइम का यूनिट सेकंड के बजाय मिनट करें, और जो आप आंसर निकालेंगे वो आपका रेवोल्यूशन के अंदर ही आंसर होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ देखें जी 3.3 में है, देखो उसने हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी है, वो कितनी हमें दी हुई है जी 1800 आरपीएम, ठीक है जी, रेवोल्यूशन पर मिनट। मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको रेडियन पर सेकंड में नहीं करूंगा, ठीक है जी। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वो रुक गया, रेस्ट पे आ गया, सो 0 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये भी ठीक हो गया जी। टाइम कितना है जी, टाइम है जी हमारे पास 20 सेकेंड्स। तो देखिए हमने यहां पर यूनिट कंसिस्टेंट करना है, तो चूंकि हम ऊपर मिनट यूज कर रहे हैं तो हम यहां पे मिनट यूज करेंगे, ठीक है। सो 20 डिवाइड बाय 60 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 मिनट, ठीक है। 1/3 को कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ उसको 20 और 60 को कट कर दिया। सो ये मेरे पास 1 मिनट का तीसरा हिस्सा बनता है। अब देखें जी, अब हमने एंगल निकालना है। सो एंगल हमारे पास क्या आएगा जी, थीटा इज इक्वल टू, चले मैं जरा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। सो थीटा हमारे पास किसके बराबर है जी, ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वेयर, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्ट आ रहे हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के ऊपर, मैं उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। आपने सिंपल पढ़ी हुई है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारे पास क्या थी, s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये बिल्कुल कह लें एंगुलर मोशन में उसका एक रेप्लिका है, क्योंकि s जो लीनियर डिस्टेंस है वो रिप्लेस हो गया एंगुलर डिस्टेंस के साथ। जो हमारे पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो रिप्लेस होगी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, टाइम टाइम से रिप्लेस हुआ। ए रिप्लेस हो गया अल्फा के साथ, यानी एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से जो है ना वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो हमें हमारे पास थीटा निकालने के लिए ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स हैं, जस्ट अल्फा नहीं है। तो अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको सिंपल पता है फार्मूला, वही फिर अगेन वही चीज आपने पढ़ा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टाइम। सो देखें जी, ओमेगा एफ हमारे पास क्या है 0, ओमेगा आई हमारे पास क्या है 1800 रेवोल्यूशन, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा, बट आपने याद है ना रेवोल्यूशन पर मिनट में। और टाइम हमारे पास क्या है 1/3। ये बात याद रखनी है आपने कि टाइम हम किस में पुट कर रहे हैं, मिनट के अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ गया जी, अल्फा का एक कुछ ज़्यादा ही अजीब सा हो गया, ठीक है। सो माइनस 1800 को अगर आप डिवाइड करेंगे 1/3 से, मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, सो आपका आंसर आ जाएगा 5400। सो आपका देखें जी, ये आपका आएगा 5400 रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू होगी। तो जस्ट वैल्यू को पुट करें और आंसर निकाल लें। वी आई हमारे पास क्या है जी, वी आई है हमारे पास 1800। सो थीटा किसके बराबर होगा जी 1800, टाइम कितना है जी 1/3 प्लस 1/2, अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा है जी -5400 और टाइम है जी 1/3। तो मैं इस सारे एक्सप्रेशन को एक दफ़ा ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, या चलें बारी बारी कर लेते हैं। देखें जी 3 और 1800 कितना बन जाएगा 600, ठीक है। प्लस ये है जी 1/3, 1/9 हो जाएगा, 1/9 इंटू 2 1/18। सो 5400 को आप डिवाइड करें सिंपल 18 के साथ, तो जनाब आपका आंसर आएगा 300। सो ये प्लस का ये -300 आएगा, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी डेट इज इक्वल टू 300, और आंसर किस में होगा, रेवोल्यूशन में, क्योंकि हम यूनिट जो है ना ऊपर रेवोल्यूशन ही यूज करते हैं। सो थीटा का हमारा आंसर कितना आ गया जी 300 रेवोल्यूशंस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है या डायरेक्ट आंसर जो है वो इसके अंदर आ गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि थोड़ा सा और हो सकता है कि आपके कॉलेज में या अकेडमी में आपके सर ने करवाया हो कि आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में आए, फिर उसके बाद जो है ना वो फिर यहाँ से जब आंसर निकलवाएंगे सारे, फिर थीटा का आंसर रेडियन में आएगा, फिर उसको बैक लेके जाएंगे रेवोल्यूशन के अंदर, वो थीटा इज इक्वल टू एन पाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए वो जो भी करेंगे। सो वो एक फॉर्मूला वो भी ठीक है, ठीक है। मोस्टली टेक्स्ट बुक्स जो हैं, इवन अगर मैं आपको
जो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड करूँगा वो हमारे पास जो है स्कॉलर्स के जो आंसर हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं साथ साथ नोट्स बना रहे हैं इनका भी मैं आपको PDF जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो इसमें जो है ना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने वही अप्रोच यूज़ की हुई है। सो ये भी अप्रोच जो है वो गलत नहीं है, ठीक है जी। बट मेरे ख्याल से जो है हमेशा SI में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आपने अपना आंसर देखना है, यार मुझे आंसर किस में चाहिए, और उसमें आपने रिपोर्ट कर देना। जब आंसर शुरू में डिमांड करेंगे मुझे रेवोल्यूशन में आंसर चाहिए, सो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे रेडियन में जाने की ज़रूरत है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक है। सो यहाँ पे हाँ एक और चीज़ यहाँ पे जस्ट आपने चीज़ ख्याल रखना है कि फिर यूनिट्स निकालते टाइम जो है फिर वो आपका जो है ना वो मिनट में होगा, या तो फिर आप इसको कर लें रेवोल्यूशन पर सेकंड में कर दें, ठीक है। ये भी चले आप इस तरह आप ट्राई करके देखें, थर्ड अप्रोच आ गई, ठीक है। अप्रोचेस बदलती रहेंगी। सो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है, यहाँ पे आप पर मिनट को पर सेकंड कर दें, ठीक है। आप यानी कि 60 से डिवाइड कर दें, आपका रेवोल्यूशन पर सेकंड में आंसर आ गया। अब आपको टाइम को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रेवोल्यूशन और टाइम सेकंड में रहेगा और एंड वाला आंसर आपका मतलब रेवोल्यूशन में आएगा, ठीक है। सो दिस इज यूनिट्स कंसिस्टेंसी। इस तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक फ्लो में जाएंगे तो बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाएंगे। अपना जो मतलब के थिंकिंग का जो वे है जरा उसे ब्रॉड करें। सो आगे चलते हैं जी। तो हमारे पास 3 न्यूमेरिकल हो गए, चौथे पे आए जी। चौथा है जी अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग, कि एक हमारे पास रस्सी है जो कि 0.5 मीटर जो है वो लंबी है। अ स्टोन कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन, के वो जो रस्सी है वो एक पत्थर के साथ बांधी हुई है और वो जो मैक्सिमम टेंशन बर्दाश्त कर सकती है उसकी ये वैल्यू है, ठीक है। फाइंड द मैक्स स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 किलोग्राम मास कैन बी व्हील्ड इट इन अ वर्टिकल सर्कल। तो आपने जो है वो बताना है कि क्या मैक्सिमम स्पीड होगी 0.5 किलोग्राम के जो है ना वो मैस वाले पत्थर की, कि हम उसको जो है ना वो वर्टिकल सर्कल में घुमा सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा है उस सिनेरियो के साथ जो हमने डिस्कस किया था MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी, ठीक है। अब मैं आपको वो सिनेरियो अगेन सारा तो रिपीट नहीं करवा रहा, हम सिंपल जो है हमने जो चीज़ देखी थी वो ये थी कि जनाब जो हमारे पास सर्कल है ना, जो हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, उसमें जो मैक्स टेंशन है वो कहाँ पे होगा, इसके लोवेस्ट पॉइंट पे। उसकी वजह क्या थी, हमने उसकी वजह ये देखी थी। देखें ये हमारे पास सेंटर है और लेट्स सपोज यहाँ से हमने एक रस्सी बांधी हुई। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट जो रस्सी की लंबाई है 0.5 मीटर, वही हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे रेडियस बन जाएगी, ठीक है जी। दूसरी बात कि अगर आप इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो किस तरफ होना है। मैंने ना यहाँ पे गलती की, मैंने ग्रीन के एरोज बना दिए, मैं ग्रीन को सिंपल ही रखता हूँ। वो मैंने आपको सिर्फ लेंथ इंडिकेट करनी थी, उसके लिए जो है ना मुझे ये करना पड़ा, ठीक है। पता नहीं ये लाइंस जो है ना माउस से सीधे लगाने बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। थोड़ा सा इसको ज़रा जूम करते हैं और यहाँ पे R की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। सो R हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। जितनी रस्सी की लंबाई है उतनी ही हमारे पास जो है वो क्या होगी, जो सर्कल का रेडियस है उतना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने हमें ये बात कही कि आपने जो मैक्स टेंशन वो बर्दाश्त करता है। मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट बता दिया कि जो मैक्स टेंशन है वो किस पे होता है, लोएस्ट पॉइंट पे। क्यों होता है जी इस पॉइंट पे, देखें जी इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो तो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है जी। जो स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग ही होगा, ठीक। स्ट्रिंग तो बाई को नहीं है। सिमिलरली जो वेट है वो हमारे पास किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही जाना है, सो ये mg की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में हमारे पास जो है ना टेंशन और वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो कि इस टाइम माइनस हो रहे हैं, T माइनस mg होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि अगर सर्कल या अगर वो धागा इस पॉइंट पे सर्कल बना जाता है ना, यानी कि अगर वो धागा इस पॉइंट को बर्दाश्त कर जाता है, इसका मतलब है कि उसका वर्टिकल सर्कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो अपर पॉइंट पे तो क्या होना है, वो तो बहुत सिंपल है। उसमें तो वेट और टेंशन हमारे पास सिमिलर डायरेक्शन में है, तो उस केस में तो हमारे पास कम से कम मतलब ये लोएस्ट पॉइंट है टेंशन के हवाले से, कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सबसे कम टेंशन रिक्वायर्ड है और लोएस्ट पॉइंट के ऊपर हमें सबसे ज्यादा टेंशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो अगर मैं इस केस में यहाँ पे लिखूं तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए कि टेंशन, और इवन इसको मैं मैक्स टेंशन लिखता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन जो कि लोएस्ट पॉइंट पे है माइनस उसका वेट, ये हमारे पास mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। फिलहाल इसको मैं FC ही लिख देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है।
अब हमें निकालना क्या है जी, हमें उसने आर की वैल्यू दी हुई है, मैस की वैल्यू दी हुई है, और हमें उसने मैक्स टेंशन की वैल्यू भी दी हुई है। हमने सिर्फ वी स्पीड की वैल्यू निकालनी है। सो बहुत सिंपल है जी, यहाँ पे देखें जी। सो इधर हम आते हैं, मैक्सिमम टेंशन टी मैक्स माइनस एम जी, माइनस एम जी, वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के। ठीक है, यहां से आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम डिवाइड हो जाएगा, और हम वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेकर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बल्कि इस तरह करते हैं, वैल्यूज पुट करके दोबारा फिर उनको मूव करते हैं। सो टी मैक्स है जी हमारे पास 35 पॉइंट कितना था, 35.6। सो टी मैक्स आ गया जी 35.6 माइनस एम है जी हमारे पास 0.5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.5 थे हम एम की वैल्यू, और जी की वैल्यू है 9.8, और यहाँ से m की वैल्यू अगेन 0.5, और रेडियस की वैल्यू भी 0.5, और वी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 0.5 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल हमारे पास वी स्क्वायर बचा। और यहाँ से देखें जी, अगर मैं 35.6 माइनस 0.35.6 माइनस दिस वैल्यू, सो हमारा आंसर आता है जी 30.7। ठीक है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें जो है इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी लेना है। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में ही लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 30.7। सो कैलकुलेट कर लें जी, आपका आंसर आ जाएगा। सो v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट लेते हैं 30.7 का, सो दिस इज़ 5.54। सो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 5.54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम वो मैक्सिमम टेंशन वाले पॉइंट के ऊपर जो स्टोन की वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 3.4 तक कर चुके हैं, सो 3.5 पे आते हैं। 3.5 है जी, द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट दिस स्पीड, रेवोल्यूशन पर मिनट में दी हुई है। व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ, जब हमने जो है ना पावर सोर्स को बंद कर दिया है। व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स, तो कह रहा है कि कितना टॉर्क चाहिए होगा इसको 3 मिनट्स में रोकने के लिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील हमें ये दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखें जी, एक फ्लाई व्हील का जो एक इंजन का जो फ्लाई व्हील है उसकी हमें जो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, डेट इज 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट, 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट हमें जो वैल्यू दी हुई है कि हमें टॉर्क की वैल्यू बतानी है। ठीक है, टॉर्क बताना पड़ेगा जी, और हमें जो टाइम है वो दिया हुआ है 3 मिनट्स। ठीक है जी, टाइम की में वैल्यू दी हुई है 3 मिनट्स, और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फ्लाई व्हील का, डेट इज़ 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, यानी कि जो आई की वैल्यू दी हुई है, डेट इज़ 36। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, चूंकि हमारे पास अब दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक रेवोल्यूशन में और टाइम मिनट में, तो हमें कोई भी कन्वर्जन करने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखें जी, टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अल्फा किसके बराबर है जी, अल्फा हमारे पास बराबर है जी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। ठीक है, और यहाँ पे इधर हमारे पास चूंकि जो ये आंसर निकलता है ना, इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो है रेडियन पर सेकंड में। अल्फा का जो यूनिट यहाँ पे है वो पर सेकंड होगा, तभी हमारे पास जो आंसर है ना वो मिनट में आएगा। जो क्योंकि ये जो यूनिट है ना इस तरह बनता है, टॉर्क का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर। सो जो आई है वो हमारे पास इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अगर हम अल्फा का जो आंसर है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में कर देंगे ना, रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर में,
तो तब ये हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा का यूनिट है वो जब पर सेकंड में होगा, रेडियन पर सेकंड में, तभी हमारे पास वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो न्यूटन बनेगा। सो यहाँ पे जो है ना आपको कन्वर्जन करनी ही पड़ेगी। इधर हमारे पास जो है, क्योंकि यहाँ पे रेशियोज वगैरह नहीं बन रही, तो इधर हमें कन्वर्जन करने की जरूरत है। सो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें ये इनिशियल वेलोसिटी है, मैं आपको ये चीज़ थोड़ी सी साथ लिखना भूल गया कि क्योंकि वो फाइनली वो रुका है तो ओमेगा एफ 0 ही होगा। अच्छा, अब रेवोल्यूशन पर मिनट से हम आते हैं रेडियन पर सेकंड में। बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ देखें 2100 रेवोल्यूशन है जी हमारे पास 2 पाई, और मिनट है जी हमारे पास 60 सेकंड के बराबर। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में। भी निकाल लेते हैं जी, 2100 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60। सो ये आंसर है जी 70 पाई या 219.9, सो 219.9 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा एफ तो 0 है, ठीक है जी। और 3 मिनट्स हैं जी, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 60 सेकंड। सो 3 मिनट में हमारे पास 180 सेकंड्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करने वाला काम रह गया, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। आई की वैल्यू है 36, ओमेगा एफ की वैल्यू 0, माइनस ओमेगा आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 219.9, और जो टी की वैल्यू है वो है हमारे पास 180। सो यहाँ पे जो है इसको मैं डिवाइड करता हूँ 180 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 36 से, तो जो आपका आंसर है वो आएगा 43.98 आ रहा है। हम इसको 44 लिख लेते हैं, -44 न्यूटन मीटर। ठीक है, नेगेटिव बेसिकली क्या बता रहा है कि जो फ्लाई व्हील जिस तरफ घूम रहा है ना, फ्लाई व्हील का आपको आइडिया है ना, ठीक है। अगर आपने बाइक की ट्यूनिंग करवाई हो तो जैसे ही वो जो है वो ये वाला बॉक्स खोलता है, ठीक है, इसको पता नहीं कौन सा टापा कहते हैं, तो जैसे ही जब इस वाली चीज़ को खोलता है तो अंदर जो है एक हमारे पास रोटेटिंग डिस्क होती है। इसको बेसिकली मैकेनिकल बैटरी कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई बैटरी नहीं है कि जिस तरह अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल बैटरी क्या होती है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रही है, तो इसके अंदर ना हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही जो है मतलब कि हम बाइक की ब्रेक लगाते हैं, ये बंद नहीं हो जाता, इसका इनर्शिया से घुमाए रखता है, ठीक है। सो ये हमारे पास हर इंजन का जो एक कंपोनेंट कह लें फ्लाई व्हील, उसकी एक जान होता है। सो फ्लाई व्हील जो है ये हमारे पास जो है आपको डिफरेंट गाड़ियों में और बाइक्स के अंदर ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो जो न्यूमेरिकल था ना, उसकी बेसिकली जो सेंस थी ना वो ये थी कि हमारे पास जो है ना एक फ्लाई व्हील है, वो इतनी स्पीड पे रोटेट कर रहा है। अगर वो इतनी स्पीड पे रोटेट कर रहा है, पावर सोर्स शट ऑफ हो गया, मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंजन मैंने बंद कर दी, गाड़ी बंद कर दी है, तो क्या वो फ्लाई व्हील फौरन रुक जाएगा? नहीं, वो घूम रहा होगा। तो कह रहा है अगर वो इतनी स्पीड से घूम रहा है और मुझे उसे 3 मिनट में रोकना है, तो मुझे कितना अपोजिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा। सो ये कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल के पीछे, ठीक है। सो ये चीज़ जो है इसको देखिए, मतलब न्यूमेरिकल सिर्फ आपने ये नहीं होता कि बस वैल्यूज पुट की आंसर निकाल दिया, ये वैल्यू आ गई। आपने न्यूमेरिकल देखना है कि मेरे पास कौन सी अप्रोच बेहतर है, यूनिट्स कौन से यूज़ करूँ, और जो सबसे मेन बात है भाई इस न्यूमेरिकल की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रियल लाइफ में ये किस तरह से वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं और कैसे जो है ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। तो न्यूमेरिकल की एप्लीकेशन समझे अगर उसको करना जो है वो यूँ समझे कि सिर्फ आप जो है वो नंबर्स ही बस कर रहे हैं और कोई ऐसा कोई काम नहीं फिर कर रहे, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझनी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। खैर आगे चलते हैं। 3.6 बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 200 किलोग्राम स्फीयर हुज डायमीटर इज दिस। तो देखें जो स्फीयर है उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला वो हमारे पास क्या है, डेट इज आई इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जब नोट्स बनाने हैं तो उस पॉइंट पे अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए होगा कि ये हमने क्यों नहीं किया। सो सिर्फ मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा 3.6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किसके बराबर है, ये फोर्स स्फीयर है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो आपने यहाँ पे जो है मैथ्स को कन्वर्ट, मैथ्स तो खैर किलोग्राम में ही है, रेडियस हमारे पास जो है ना, ये एक तो हमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सो एक तो पहले हमें ये डायमीटर दिया हुआ है 60 cm, तो इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, और माउस सम टाइम लिखता ही नहीं है। सो ये तो हमारे पास आ गया 30 cm में, ये वैल्यू आ गई है, और उसके बाद इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। सो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। और अभी देखें अगर एक्सरसाइज में स्फीयर का आया है, पेपर में डिस्क का आ सकता है, रिंग का आ सकता है, सो आपको जो है उनके फार्मूलाज भी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी।
3.7 है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है कितनी हाइट के ऊपर, 200 किलोमीटर पे। एज्यूमिंग द अर्थ्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर, कि अगर ज़मीन का जो रेडियस है वो अपना 6400 किलोमीटर है, सो आपने उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है। सो काफ़ी सिंपल सा हमारे पास जो है न्यूमेरिकल है। सो यहाँ देखें जी 3.7, आपको पता है कि जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है वो हमारे पास किसके बराबर है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G m मैस ऑफ अर्थ। यहाँ पे मैं छोटा m ही लिखता हूँ, उसके साथ कैपिटल A लिख लेते हैं, ठीक है। जस्ट मैस ऑफ अर्थ की नोटेशन है जो आपको बेसिकली सही लगे, GME डिवाइड बाय R। अब देखें कैपिटल G भी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है जी 6.67, 10 रेज फॉर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और मैस ऑफ अर्थ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो किसके बराबर है, 6 इंटू 10 रेज फॉर पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। बस यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल है, वो हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू है। स्मॉल आर किसके बराबर होता है जी, स्मॉल आर हमारे पास बराबर है आर प्लस एच, कि ज़मीन का रेडियस, ठीक है। जो कि देखें ना, अगर सैटेलाइट यहाँ लेट्स सपोज ये अर्थ है और इस हाइट के ऊपर सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है, सो ज़मीन के सेंटर से लेके ये एक तो उसका रेडियस आर की वैल्यू आएगी, प्लस आपने ये हाइट भी तो शामिल करनी है ना, वो कितनी हाइट के ऊपर है, तो तभी इस कंप्लीट सर्कल का जो रेडियस है वो बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने जो आपको रेडियस में कितनी आई थिंक वैल्यू दी 6400, जो कि भी कांस्टेंट ही है अर्थ के रेडियस की वैल्यू, और हाइट आपको कितनी दी हुई है, डेट इज़ 200 किलोमीटर। सो 200 किलोमीटर ये आ गया। तो ये आपका जो ये आंसर है ना, ये किलोमीटर्स में आएगा। ये कितना बनेगा हमारे पास, 6600 किलोमीटर, 6600 किलोमीटर। सो जस्ट आप इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यूज पुट कर दें और यहाँ पे आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ सैटेलाइट आ जाएगी, ठीक है। इसमें नॉर्मली कैलकुलेट करने में समटाइम मिस्टेक हो जाती है, पावर लिखने में, सो जस्ट एक दफ़ा इसको खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अदरवाइज तो न्यूमेरिकल जो है वो बेसिकली सिंपल एक फार्मूला और उसकी वैल्यूज प्लग इन करने वाला काम है। 3.8 पे हैं जी। 3.8 है, अ स्पेस स्टेशन हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 मीटर, कि एक हमारे पास स्पेस क्राफ्ट है जो कि स्पेस में है, उसकी जो रेडियस है ना उसका वो 20 मीटर है, एंड रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो वो इतनी वेलोसिटी पे रोटेट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 3.8 है, हमें स्पेस क्राफ्ट का जो है ना वो रेडियस दिया हुआ है, वो रेडियस हमें गिवन है, डेट इज़ 20 मीटर, और हमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू दी हुई है, डेट इज़ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा हमारे पास है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी है जी 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो आपने क्या बताना है जी, आपने बताना है व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस स्टेशन, कि वो जो एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेस स्टेशन में होंगे उन्हें कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस हो रही होगी। तो देखें जी, हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी में जो इसका फार्मूला पढ़ा है वो निकालने का, वो हमारे पास किसके बराबर है, G इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर। सो सिर्फ आपने ये इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है जी। आर हमारे पास किसके बराबर है, 20 के, और ओमेगा है जी 0.5, तो यहाँ इसका स्क्वायर ले लें। सो इधर से जो G की वैल्यू है ना वो आएगा 20 इंटू 0.5 स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी उन्हें जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है वो एक्सपीरियंस हो रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है जी, उस पर चलते हैं। अ बाइसाइकिल व्हील हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस, कि एक हमारे पास बाइसाइकिल है जी, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ना उस व्हील का वो इतना हमें दिया हुआ है। सो ये हमारे पास L की वैल्यू है, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, तो एंगुलर वेलोसिटी हमें जो है ना वो ये दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आपने जो है ना वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है। अगेन बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल, जस्ट वैल्यूज प्लग इन करने वाला काम है। देखें जी, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो हमें उसने जो L की वैल्यू है
एंगुलर मोमेंटम की ये भी दी हुई है, जो ओमेगा है इसकी वैल्यू भी दी हुई है। सो सिंपल आपने करना क्या है जी, आई इज इक्वल टू एल बाई ओमेगा, वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा है और ये हमारे कोई यूनिट कन्वर्जन भी रहेंगे, तो बेसिकली जस्ट एक एमसीक्यू की तरह एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। 3.10 पे हैं जी। 3.10 है, अ ड्राइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद आर्म्स स्ट्रेट अप एंड लेग्स स्ट्रेट डाउन, कि एक हमारे पास ड्राइवर है, ठीक है, वो छलांग मारने लगा है, तो उसकी आर्म स्ट्रेट हैं और लेग्स जो है ना बिल्कुल मतलब आर्म्स और लेग दोनों स्ट्रेट हैं, गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो उस पॉइंट पे जब वो डाइव करने वाला है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमारे पास कितना है, 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3.10 में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है उस डाइवर के वो है 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर वो कहता है जी कि देन टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल, फिर वो अपने आप को जो है ना आपको पता है क्लोज पोजीशन में लेके आ जाते हैं, डिक्रीजिंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 3.6। तो अब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3.6 रह गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब रेडियस कम होगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो अब क्लोज पोजीशन में आ गए तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी। सो पहले वाले आई को आप I1 कह दें जो बिफोर कह लेंगे डाइव है, और जो आफ्टर डाइव है उसको आप I2 कह दें। न्यूमेरिकल क्या है जी, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जी, कि वाइल टक्ड ही मेक्स 2 कंप्लीट्स रोटेशन इन 1 सेकंड, कि जब वो टक्ड पोजीशन में था तो उसने 2 रोटेशंस पूरी की 1 सेकंड में। तो ये उसने हमें क्या दे दी, ओमेगा की वैल्यू दे दी कि क्लोज पोजीशन में जो उसका ओमेगा 2 था वो कितना था, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है, इसको प्रेस कर लें, 2 उसने रोटेशंस पूरी कर ली, 2 उसने जो है रेवोल्यूशंस पूरी कर ली 1 सेकंड में, तो उसका जो ओमेगा की वैल्यू वो क्या बनी, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकंड फ्रॉम द बोर्ड टू द वाटर। तो आपने ये बताना है कि अगर वो टक्ड ना हुआ होता तो वो 1.5 में कितनी रेवोल्यूशंस करता। तो आपको जो है ना इस केस में जो है ना उन्होंने टाइम दिया है और आपने जो है ना ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, बेसिकली तो आपने ओमेगा 1 नहीं निकालना, आपने निकालना है थीटा 1। थीटा 1 बेसिकली क्या है कि वो पहले में कितने चक्कर जो है ना वो पूरे करता। थीटा 1 आपने निकालना है, जबकि आपको टाइम T1 कितना दिया हुआ है, T1 आपको जनाब दिया हुआ है 1.5 सेकेंड। सो 1.5 सेकेंड दिया। अच्छा, यहाँ पे कोई बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, रेवोल्यूशंस को रेडियन में नहीं लेके जाना, क्योंकि हमें आंसर भी रेवोल्यूशन में ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब देखें जो पहली चीज़ हमने डिस्कस भी की है एंगुलर मोमेंटम्स के क्वेश्चंस में, कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नेचर उसे कंजर्व रखना चाह रही है इस पैरामीटर को। सो हमारे पास जो L1 की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, L2 के। सो L1 इज इक्वल टू L2। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, डेट इज आई ओमेगा। सो इसका मतलब है I1 ओमेगा 1 किसके बराबर होगा, I2 ओमेगा 2 के। तो यहाँ से ओमेगा 1 निकालना इंतहाई सिंपल, आपने सिंपल करना क्या है, I1 को वहाँ डिवाइड कर दें। ठीक है, सो यहाँ पे आगे I1 को डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ जी और आंसर निकाल लेते हैं। ओमेगा 1 किसके बराबर आएगा, I2 हमें कितना दिया हुआ है 3.6, सो I2 है 3.6, I1 है 18 और ओमेगा 2 है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो जो ओमेगा 1 का जो आंसर है वो क्या आएगा, 3.6 इंटू 2, 3.6 इंटू 2 डिवाइड बाई 18। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.4। सो 0.4, लेकिन यूनिट क्या होगा, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है, देखिए ना 3.6 का यूनिट ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया तो यूनिट पीछे बचा गया रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये यूनिट बचना है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें थीटा 1। तो देखें जो थीटा है वो किसके बराबर होता है, जो थीटा है डेट इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा 1 T1। सो यहाँ से ओमेगा 1 हम निकाल चुके हैं, ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी डेट इज़ 0.4। टाइम की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5।
सो थीटा 1 किसके बराबर है जी? थीटा 1 है 0.4 इंटू 1.5, 0.6 आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट क्या होगा? रेवोल्यूशन, क्योंकि देखें ना वो है 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकंड और ये है सिंपल सेकंड, सेकंड कैंसिल, तो थीटा का हमारा आंसर किस में रिपोर्ट होगा? रेवोल्यूशंस के अंदर। तो इसका मतलब है कि उसका जो थीटा 1 मतलब उसका अगर वो टक पोजीशन में ना होता तो वो 1.5 सेकंड के अंदर भी सिर्फ कह लो कि 0.6 चक्कर ही लगा पाता, जो कि वो टक पोजीशन में आने के बाद उसने 2 चक्कर लगाए 1 सेकंड के अंदर। तो देखिए कितना जो है ना उसकी रोटेशन की स्पीड में फ़र्क आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो गया था, 18 से जो है ना वो 3.6 पे आ गया। तो अगर आई कम हुआ है तो इसका मतलब क्या है? जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि इनमें हमारे पास क्या है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी था आई गेस। सो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, किसी के अंदर भी कोई इशू हो तो इस स्टेटमेंट के अंदर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हम आपकी क्यूरी को उधर ही जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज़ आपने जो है वो लाजमी करनी है कि आपने जो है चूँकि चैनल नया नया स्टार्ट किया है, सो आपने इसको जो है सपोर्ट करना है, एटलीस्ट सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।